इसमें हम इकोनॉमिक्स का नेट का क्वेश्चन पेपर जो 2014 का जून का था वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, और किसने वाटर एंड डायमंड का एग्जांपल दिया था। ये दिया था एडम स्मिथ ने, वाटर एंड डायमंड का पैराडॉक्स। उन्होंने कहा था कि वाटर जो कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, फिर भी उसका प्राइस इतना कम है। डायमंड जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसका प्राइस इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज होती है वो डिफरेंस होती है। मान लीजिए आप एक मार्केट में गए, एक बनाना लेके, एक केला लेकर, और आपने उसे बेचने के लिए मार्केट में गए, तो मार्केट में आपका वो बिका 1 केजी राइस का। तो आपके जो एक केला है या बनाना है उसकी जो वैल्यू क्या हुई, 1 केजी राइस। तो ये तो हो गई वैल्यू इन एक्सचेंज, जो आप मार्केट में आपको आपकी कमोडिटी के बदले वैल्यू मिलेगी। जबकि वैल्यू इन यूज़ होता है जो आप यूज़ में वैल्यू होती है। हो सकता है आपकी दोस्त हैं, दोस्त के लिए आपकी बहुत वैल्यू है, या और भी कोई चीज़ है जिसकी आपकी बहुत वैल्यू है लेकिन मार्केट में वो नहीं बिक सकती, या मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो उन्होंने इसलिए वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज का डिफरेंस देते हुए वाटर डायमंड का जो है पैराडॉक्स बताया है। लेकिन बताता चलूँ कि मार्शल ने, इनकी बुक बता देता हूँ, 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी। इन्होंने कहा कि जी वाटर की और डायमंड का पैराडॉक्स जो है वो, वाटर का प्राइस इतना कम इसलिए है क्योंकि वाटर की मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये अबंडेंस में है, इसलिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम हो जाती है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। आपको पता है जो क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है किस चीज़ की, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है ना। और जो चीज़ कम होगी, स्केर्स होगी, जैसे कि डायमंड स्केर्स है, बहुत कम है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, हायर रहेगी, तो इसलिए उसका प्राइस भी हायर रहेगा। और उन्होंने कहा कि वाटर की जो टोटल यूटिलिटी है वो तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हो जाएगी, तो उन्होंने कहा इसलिए उसका प्राइस कम है। ठीक, इसके बाद बता दूं कि डेविड रिकार्डो की जो बुक आई थी 1817 में आई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, एडम स्मिथ की आई थी 1776 में, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और कार्ल मार्क्स की आई थी 1867 में, दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात की थी और सरप्लस वैल्यू यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की बात की थी। यह है सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहते हैं कि एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है जिसमें 2 इंडिविजुअल हैं, ए और बी, और 2 कम्युनिटी है, एक्स और वाई। वो कहता है कि बताइए दोनों जनरल इक्विलिब्रियम, जो फुल इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्शन और एक्सचेंज का, वो कहाँ होगा। पहले मैं बता दूं कि ये तो होता है एजवर्थ बॉक्स, जिसमें मान लीजिए ए ये है, इधर बी है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व दोनों के, ए और बी के दोनों के एक दूसरे को टच करेंगे, उस लाइन को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब मान लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं दोनों कंज्यूमर, ए और बी, ठीक, तो इस पॉइंट पर दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो इक्वल होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसे हम एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई भी बोलते हैं। ठीक, अब हमें ये तो पता लग गया कि दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी हो रही है, लेकिन हमें प्रोडक्शन का भी इक्विलिब्रियम देखना है, तो जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर का जो कर्व का है वो भी इक्वल होना चाहिए, जो कि हमें हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप होता है। तो इसका मतलब 4 कंडीशन पर ये तीनों चीज़ें फ्लो हो रही हैं, तो यहाँ पर आंसर है। इसके बाद है इनकम इफेक्ट। जब स्ट्रॉन्गर हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो लेबर सप्लाई कर्व पे क्या होता है। अब हमें पता है कि ये लेबर सप्लाई कर्व जो बनता है, ये वेज रेट है इधर, और इधर हमने आवर्स लिख लिया, वर्क। मान लीजिए वेज रेट है W1, तो आदमी काम कर रहा है H1, ये वेज रेट बढ़ेगा तो आदमी ज़्यादा काम करेगा H2, ठीक। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उसका वेज रेट बढ़ रहा है, उसे 100 रुपये पर आवर या 500 पर आवर, जैसे जैसे उसे वेज रेट उसका बढ़ रहा है, वो ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसका वेज रेट बढ़ेगा तो वो कम काम करेगा, बैंड, इसका लेबर सप्लाई का बैंड हो जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, देखिए लेबर सप्लाई का ऐसे हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा कि अब वेज रेट बढ़ा तो उसकी जो आवर्स है वो और डिक्रीज़ हो जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसका इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो गया। इनकम इफेक्ट कैसे, अब उसकी इनकम इतनी हो गई कि अब वो
इनकम उसकी रीच हो गया, वो इनकम इफेक्ट उसका ज़्यादा हो गया। जबकि पहले वो वेज रेट बढ़ने से लेबर बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बढ़ रहा था, उसके काम करने की कीमत बढ़ रही थी। वो सोच रहा था जो आराम में करूँगा उसका तो बहुत ज़्यादा उसकी अपॉर्चुनिटी को उसे छोड़नी पड़ रही है, सेक्रीफाइस वो जो उसकी वेज रेट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा था उस वक्त। अब इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो लेबर सप्लाई का बैंड हो जाएगा। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि अजर्शन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व जो है मीनिंगलेस है मोनोपोलिस्ट के लिए। ठीक, रीज़न वो देते हैं क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस सेटर होता है, वो प्राइस तो खुद सेट करता है। तो इट डजंट मेक सेंस टू आस्क व्हाट आउटपुट दे विल प्रोड्यूस, मतलब वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट प्राइसेस पर, इसका कोई मैटर नहीं करता। अब मैं बताता हूँ कि जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं या सप्लाई कर्व जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं कि प्राइस हमें दे दिया 10 तो सप्लाई करेगा इतना प्रोड्यूसर, 11 पे सप्लाई पे प्राइस पे इतनी सप्लाई करेगा। ठीक, लेकिन इसमें जो मोनोपोली वाला जो प्रोड्यूसर होता है, जो अकेला होता है, वो उससे तो कोई प्राइस मिलता ही नहीं क्योंकि वो खुद प्राइस सेट करता है। ठीक है, उससे ये नहीं कहा जाता कि प्राइस 10 पे तुम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, वो तो खुद ही प्राइस डिसाइड करेगा। उसे अगर 10 क्वांटिटी उसकी बिक रही है तो 12 में भी बेच सकता है, 15 में बेच सकता है। तो इसलिए इसमें सप्लाई कर्व हमें नहीं मिल पाता। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो होती है पॉलिसी वो कैसी होती है, क्यों यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल दिया जाए मार्केट में से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी। और एक प्राइस डंपिंग भी पॉलिसी भी होती है, उसमें भी यही करती हैं लेकिन वो फॉरेन मार्केट में यूज़ की जाती है। अपने फॉरेन कोई फॉरेन कंपनी में MNC किसी डोमेस्टिक किसी कंट्री में का सस्ता माल बेचकर वहाँ के जो प्रोड्यूसर होंगे उनको उनका सेल डिक्रीज कराती है। बाद है सिक्स क्वेश्चन, इसमें हमें मैच करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, मार्केट फॉर लेमन्स दी थी जॉर्ज एकरलोफ ने। इन्होंने कहा था कि जो सेकेंड हैंड जो गुड्स होते हैं, जो दोबारा बेचने वाले होते हैं, जैसे पुराना सामान बेचने की जो मार्केट होती है, उसमें सेलर जो प्राइस सेट करता है और जो बायर होता है, बायर को इन्फॉर्मेशन तो है नहीं प्रोडक्ट की, तो वो हमेशा प्राइस क्या करेगा, लो से लो देना चाहेगा। और जब प्राइस लो से लो देना चाहेगा, सेलर क्या करेगा, सेलर को तो पता है क्वालिटी, सेलर बेकार से बेकार क्वालिटी रखेगा क्योंकि उसे पता है प्राइस कम मिलेंगे। अब ये बेकार प्राइस देगा, ये बेकार क्वालिटी रखेगा, ऐसे ऐसे करके इतनी बेकार क्वालिटी हो जाती है कि बस मार्केट में लेमन्स ही बचते हैं, यानी बेकार वस्तुएं ही बचती हैं। इसलिए इन्होंने जॉर्ज एकरलोफ ने इस मार्केट को मार्केट फेलियर कहा है, जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं होती। और इन्होंने इसके रीज़न दिया है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी के पास बायर्स के पास पूरी नहीं होती, तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण। ठीक, इसके बाद ये है प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैज़ार्ड का दिया था केनेथ एरो ने। इन्होंने कहा था कि मॉरल हैज़ार्ड यानी खुद के मतलब हिसाब से गलती करना। जैसे कि जब कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता है तो पहले मान लो वो खर्च कर रहा था एक्सपेंडिचर 100 रुपये, लेकिन जब मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता है तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि वो लापरवाही ज़्यादा करने लगता है, या फिर जब वो मेडिकल इंश्योरेंस उसका नहीं होता तो वो अपना केयर ज़्यादा करता है, लेकिन जब मेडिकल इंश्योर हो जाता है तो वो अपनी केयर भी कम करता है। तो देखा जाता है कि मॉरल हैज़ार्ड यानी अपना जो व्यक्तित्व है उसमें कमी आना और उसके कारण लापरवाही करना और ज़्यादा लॉस करना, तो उसको कहते हैं मॉरल हैज़ार्ड। तो इसमें इन्होंने दिया था केनेथ एरो ने। इसके अलावा जॉब मार्केट सिग्नलिंग ये दिया था एम स्पेंसर ने, और स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस दिया था मिलर ने एंड वॉलवॉकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री जिसका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल हो वह कहलाती है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। और इसके बाद है जो ईच कंज्यूमर से, हर कंज्यूमर से रिजर्वेशन प्राइस यानी अलग प्राइस ले, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता होगा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जब क्वांटिटी के हिसाब से आपसे प्राइस लिया जाता है। जैसे कि अगर आप ये ज़्यादातर होता है, जैसे कि आप 200 क्वांटिटी जो है बिजली के बिल में
200 क्वांटिटी ले रहे हो तो आपसे इतना रुपये चार्जेस लिया जाएगा, आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो तो उससे ज़्यादा चार्जेस लिया जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड डिग्री जो होता है डिस्क्रिमिनेशन वो होता है प्लेस के ऊपर मार्केट में, जैसे कि ये ज़्यादातर किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइसेस, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये। इसके बाद है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्राइस लिया जाता है। जैसे कि इस वक्त मान लो कोई कंपनी लॉन्च हुई तो आप कुछ और प्राइस दे रही है, बाद में कुछ और प्राइस कर रही है। इसके अलावा पीक लोड प्राइसिंग होता है, जब बहुत पीक डिमांड होती है, जैसे कि कूलर्स और ऐसे की गर्मियों में बहुत डिमांड होती है, तो उसमें इनके जो प्राइस ज़्यादा होते हैं और बाद में कम होते हैं, तो इसलिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है जब एम्प्लॉय जो है खुद जॉब छोड़कर जो है दूसरी जॉब ढूंढे, या फिर टर्नओवर, एक तरह से टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कैसे जॉब चेंजेस हो रही हैं, री एंट्री कर रहा है एम्प्लॉई मार्केट में, फिर निकल रहा है, री एंट्री कर रहा है, तो इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिस्गाइज आपको पता ही है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में पाई जाती है, जिसमें जितने लोगों की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड नंबर जितने हैं उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक खेत पर 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 5 कर रहे हैं, तो 2 अनएम्प्लॉयड है, एक तरह से डिस्गाइज वो हिडन अनएम्प्लॉयड में है। इसके अलावा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जो बिजनेस साइकिल की वजह से आती है। आपको पता है बिजनेस में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी बूम होता है, कभी रिसेशन होता है। तो जब मंदी आती है, रिसेशन के टाइम पर जो बिजनेस एक्टिविटी अपनी कम कर देते हैं, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और इंडस्ट्री होती हैं, तो इंडस्ट्री में लोग काम करने आते हैं लेकिन जिनको काम नहीं मिलता, या जिनको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, या प्रोडक्ट डिमांड, ये सब जो भी कारण होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्ट डिमांड चेंज हो गई जो वो जिसमें वो काम कर रहे थे, तो इस तरीके से। इसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स ने दिया था, उन्होंने कहा था जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है और एपीसी फॉल करेगा। इसमें उन्होंने ये कहा था क्योंकि हमारा जो इनकम है उस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेविंग और कंजम्पशन में, और कंजम्पशन जो है धीरे धीरे, मतलब एपीसी जो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कम होता है जाता है। इसके अलावा इसके बाद जो सेकंड दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, वो दिया था, इसके ये फर्स्ट हो गया। सेकंड दिया था ये, थर्ड ये बताता हूँ, ये दिया था ड्यूशनबेरी ने। ड्यूशनबेरी मैंने बताया था, राइटिंग अभी सही नहीं आएगी, सेटअप नहीं है मेरे पास। ड्यूशनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी इनकम सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड नहीं करती बल्कि रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करती है, कि हमारी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। और इसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का भी कहा था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि हम दूसरों को कॉपी करते हैं, फैशन को कॉपी करके ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने रेचेट इफेक्ट भी कहा था। रेचेट इफेक्ट का मतलब हमारा जो प्रीवियस कंजम्पशन था, हमारा जो करंट कंजम्पशन होगा उससे जल्दी से कम नहीं होता अगर हमारी इनकम भी कम हो जाए, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम। इसके बाद है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, मोदी गिलानी ने दिया था। मोदी गिलानी ने एंडो ने मोदी गिलानी ने कहा था कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हम करंट इनकम पर या फिर अभी की इनकम पर नहीं चेंज करते या डिपेंड करते हैं। हमारा जो लाइफ टाइम में जो हमारी इनकम होगी उसका एवरेज हमारा जो कंजम्पशन होता है, तो हमारा कंजम्पशन स्मूथली चलता है। ऐसा नहीं कि अप डाउन हम करते हैं। एक स्मूथली कंजम्पशन हम अपनी एक्सपेक्टेड इनकम के हिसाब से बना लेते हैं, तो ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्रीडमैन ने, ठीक। इन्होंने कहा था कि हमारा जो कंजम्पशन है, इन्होंने भी यही बात की कि हमारा कंजम्पशन करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि लाइफ टाइम इनकम पर डिपेंड करता है, कि हमारी लाइफ टाइम क्या, परमानेंट इनकम क्या होगी, परमानेंट इनकम के एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा जो है कंजम्पशन रहेगा। और भी इन्होंने कहा था कि हमारा कंजम्पशन सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेल्थ, बहुत